हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्ट। हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग सारा वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्ट। जानेंगे क्या होता है मटेरियल, इसका क्या यूजेस है, क्यों हम लोग मटेरियल कंट्रोल करते हैं, क्यों मटेरियल के बारे में हम लोग को सही से रिकॉर्ड करना पड़ता है, परचेज मेथड क्या है, ठीक है। और बहुत कुछ जानेंगे मटेरियल के बारे में। और इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्ट से। हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, हम लोगों का अगला चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट का। तो मटेरियल कॉस्ट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है मटेरियल। हम लोग मटेरियल किसको बोलते हैं? मटेरियल वो सारा फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, वो सारा फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो मेरे को फाइनल प्रोडक्ट रेडी करने में मदद करता है। इफ वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मेरे को एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी करने में जितना फिजिकल ऑब्जेक्ट का जरूरत होगा, जितना भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, जितना भी कमोडिटीज का जरूरत होगा, दैट इज आवर मटेरियल, दैट इज आवर मटेरियल। क्या बोले? कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसका जरूरत मेरे को फाइनल प्रोडक्ट रेडी करने में लगता है, वो मेरा क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे लेट से हम लोग कार बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं? कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कार में हम लोगों को, कार मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला हम लोगों को टायर्स लगेगा, है ना। हम लोगों का जो भी लोहा वोहा लगेगा, आयरन लगेगा। या आयरन अगर हम लोग सिर्फ असेंबल करते हैं, अगर मान लो हम लोगों का कार असेंबल करने का धंधा है, तो हम लोगों को टायर लग रहा है, हम लोगों को सीट लग रहा है। हम लोगों को सीट लगने के बाद सीट में कवर डालना है, सीट कवर लगेगा। हम लोगों का जो बॉडी है, पूरा बॉडी लगेगा, है ना। उसके बाद स्टीयरिंग लगेगा। उसके बाद लेट से बॉक्स, जो हम लोगों का उसमें साउंड बॉक्स होता है, साउंड सिस्टम लगेगा। तो और भी बहुत सारी चीजें लगेंगे। तो हम बोल रहे हैं ये जो टायर, सीट, सीट कवर, बॉडी, साउंड सिस्टम, ये सब जो लग रहा है कार के अंदर, कार के अंदर मतलब मेरे को कार बनाने के लिए मेरे को ये सारे चीज का जरूरत पड़ेगा, मेरे को सारे चीज का जरूरत पड़ेगा। तो ये सारा चीज हमारे लिए, आवर जो कार मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है, उसके लिए ये सारा क्या है? मटेरियल है। ये सारा क्या है? मटेरियल है। जो हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट जो कार है, उसको बनाने के लिए जो जो सामान, जो फिजिकल चीज का जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल बोलते हैं। कंप्लीट। चलो अब हम लोग टाइप ऑफ मटेरियल देखते हैं। मटेरियल को ना दो भागों में बांटा गया, मटेरियल को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। हम लोग जब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देख रहे थे तब भी देखे थे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसी तरह मटेरियल को भी दो भागों में बांटा गया था, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो सीधा का सीधा एक सामान बनाने में वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देता है। एक कार को मेरे को अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मेरे को ये सब सामान लगेगा ही लगेगा, पूरा एक कार में ही लग जाएगा। ये सारा एक ही कार में लगेगा, है ना। सारा एक ही कार में लग रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो पूरा का पूरा मेरे को सामान लग रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट रेडी करने के लिए मेरे को ये जो सामान सब है वो डायरेक्टली इस कार पे लग रहा है, डायरेक्टली इसी कार पे लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए नहीं होगा, ठीक है। वो हम लोग कॉमन, एज अ कॉमन बोल सकते हैं। वो एक चीज सारे प्रोडक्ट में लग जाएगा। जैसे लेट से जो ग्रीस है, जो ग्रीस है, या फिर नट है, नट बोल्ट है, ये हम लोग एक नट बोल्ट, ऐसा तो नहीं हम लोग एक नट बोल्ट खरीद के लाएंगे, 10 नट बोल्ट खरीद के लाएंगे जो कार में लगेगा। नहीं, नट बोल्ट हम लोग के पास बहुत होगा, इस कार में लगेगा, फिर दूसरा कार में भी लगेगा, अलग अलग सब कार में लगेगा। तो ये जो नट बोल्ट है, इसका सारा का सारा कॉस्ट हम लोग डायरेक्ट इसका नहीं बोल सकते कि सारा कॉस्ट इसी का है। तो ये क्या होगा? ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा या इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, ठीक है।
इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्ट ही एक सामान पे लगता है, इनडायरेक्ट जो सारे हम लोगों का वो कॉमन मटेरियल होता है वो सब में ही लग जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब समझते हैं, ये तो हो गया मटेरियल किसको बोलते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। अब समझते हैं मटेरियल कंट्रोल या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल क्यों जरूरी है। हम लोग तो फाइनल प्रोडक्ट, सीधा हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, हम लोग उसका दाम निकाल के दे देंगे। तो हम लोगों को क्यों जरूरी क्यों है मटेरियल को कंट्रोल करने का, मटेरियल के बारे में हम लोगों को इतना पढ़ने का क्यों जरूरी है, ठीक है। क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है मटेरियल कंट्रोल का, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, है ना। क्या इंपॉर्टेंस है मटेरियल कंट्रोल का, ठीक है। सबसे पहला, ये इससे मटेरियल कंट्रोल से या फिर मटेरियल अच्छा से रिकॉर्ड करने से हम लोगों को, मटेरियल कंट्रोल से हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा। क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मेरा कैसा होगा। एक बार अच्छे से समझिए भैया क्या होता है क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। देखो हम लोग अगर मटेरियल अच्छा खरीद के लाएंगे, हम लोग अगर सही मटेरियल खरीद के लाएंगे तो मेरा प्रोडक्ट सही बनेगा। अगर मेरा प्रोडक्ट, मेरा मटेरियल में जान होगा, मेरा मटेरियल में दम होगा, तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है ना उसमें भी दम होगा, उसमें भी जान होगा। मतलब अगर मेरा, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है, एक मेरा फाइनल प्रोडक्ट पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है उसका मटेरियल कैसा होगा। क्योंकि टायर अच्छा नहीं होगा, कार खराब हो जाएगा, कार बहुत जल्दी पंचर हो जाएगा या फिर कुछ भी, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह से जिस तरह का मटेरियल होगा मेरा, जिस तरह का मटेरियल होगा, जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना अच्छा मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड, मटेरियल कंट्रोल से हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी आने वाला है वो पता कर चलता है। मतलब अगर अच्छा मटेरियल आएगा तो अच्छा क्वालिटी निकलेगा, ठीक है। दूसरा, प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। देखो भैया, लेट्स से टायर, सीट कवर, ये सब मेरा मटेरियल लगता है। अब ये सबका तो अपना एक प्राइस होगा, सबका अपना एक प्राइस होगा। हम लोग सारे को असेंबल करेंगे, उस पर हम लोगों का प्रॉफिट आएगा, फिर हम लोगों का कार का दाम डिसाइड होगा। अब मान लो टायर मेरा 10,000 करके मिल रहा है, एक टायर 10,000 करके मिल रहा है, सेम टायर दूसरे जगह पे मेरे को 12,000 करके मिल रहा है। अगर हम लोग मार्केट का सही से सर्वे करते हैं, मटेरियल के बारे में और अच्छे से मार्केट को देखते हैं, अलग अलग मेरा जो सप्लायर है उससे बात करते हैं, हम लोगों को कम दाम पे मटेरियल मिल सकता है। तो अगर कम दाम पे मटेरियल मिलता है, अगर कम दाम पे मटेरियल मिलता है तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। फाइनल प्राइस जो होगा, प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही अगर हम लोग सर्वे नहीं करते हैं, हम लोग को एक ही सप्लायर है उसी से हम लोग माल मंगाते हैं, वो 10 का माल 20 में बेचा, अगर वो 10 का माल 20 में बेचेगा तो मेरा कार का दाम ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब अगर मटेरियल कंट्रोल सही से होगा तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो भी सही होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कम होगा ज्यादा होगा, सही होगा। क्यों? अगर हम लोगों का फाइनल, जो हम लोगों का मटेरियल है उसका वैल्यू कम होगा तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को कम में भी बेच सकते हैं। अगर मेरा मटेरियल है उसका प्राइस अगर ज्यादा होगा तो हम लोग कम में नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। अगला है प्रोडक्ट कंटिन्यूटी। क्या है? प्रोडक्ट कंटिन्यूटी। मतलब भैया अगर मेरे को पता रहेगा मेरे को कब सामान मंगवाना है, ठीक है, कितना सामान होने के बाद मेरा सामान अगर हम नहीं मंगवाते तो मेरा प्रोडक्शन रुक सकता है, या फिर कितना सामान अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी मेरे को प्रॉब्लम होता है। तो मेरे को प्रोडक्शन कंटिन्यूटी के लिए, मतलब प्रोडक्शन बंद ना हो, प्रोडक्शन ना रुके, तो मेरे को सही टाइम पे ऑर्डर देना पड़ेगा, सही टाइम पे ऑर्डर देना पड़ेगा। तो वो टाइम हम लोगों को मटेरियल कंट्रोल से पता चलता है कि कौन सा सही टाइम है जब हम लोग ऑर्डर देंगे, या फिर जब हम लोग मटेरियल का ऑर्डर देंगे तो मेरे को सही टाइम पे प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच जाएगा, जिससे मेरा प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगा, प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी बना रहेगा, ठीक है। अगला होता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग। कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग,
देखो बाबू, ये अभी हम लोग देखे जैसे कि हम लोगों का, अगर हम लोगों को पता नहीं होगा राइट टाइम टू ऑर्डर, कब हम लोगों को ऑर्डर करना है, तो मेरा प्रोडक्शन कंटिन्यूटी ब्रेक होगा। मतलब प्रोडक्शन, मान लो आज मेरे पास 10 सामान है और मेरा, हमको पता है मेरे को जो सामान मंगवाना है उसको आने में 3 दिन लगेगा, और मेरा एक दिन में ना 5 सामान खत्म हो जाता है। लेट्स से मेरे पास 10 मटेरियल अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को 3 दिन बाद और जो मेरे को, हम अगर अभी ऑर्डर देते तो मेरे को 3 दिन लगेगा आने में सामान, ठीक है। और मेरे को, हम जानते हैं डेली मेरा 5 प्रोडक्ट लगता है, लेकिन अगर आज हम लोग ऑर्डर देते तो कल तक मेरा तो खत्म हो जाएगा, और इन केस अगर वो 3 दिन बाद नहीं आ पाया तो मेरा प्रोडक्शन हैम्पर होगा। इसलिए मेरे को सही टाइम पता करना बहुत जरूरी है कि कब मेरे को ऑर्डर देना है मटेरियल का, कि मटेरियल मेरा सही टाइम पे पहुंच पाए। सेम तरीके से मेरे पास कितना स्टॉक में रहे, मेरा स्टॉक होल्डिंग चार्ज लगता है। मतलब अगर मेरे पास सामान है, सामान कहीं रखेंगे, रेंट लगेगा उसको संभालने के लिए। अगर मान लो कोई पेरिसेबल गुड्स है तो जल्दी खराब हो जाएगा, उसके लिए मेरे को ठंडा जगह पे रखना होगा, जो भी उसके लिए मेरे को कोई ना कोई तामझाम करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट आता है। तो भैया कितना कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग किसमें कम होगा, कितना सामान हम लोग रखेंगे कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग है, जिसको हमको रखने का जो चार्ज है वो कम से कम हो। वेस्टेज एंड अदर लॉसेस, मटेरियल कंट्रोल से हम लोग वेस्टेज को संभाल सकते हैं। मतलब कितना मटेरियल मेरा लग रहा है, कितना मटेरियल वेस्ट हो रहा है, ये सब हम लोगों को मटेरियल कंट्रोल से समझ में आता है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। हम लोग मटेरियल कंट्रोल क्यों करेंगे, ये सब कारण है भैया, ठीक है। तो ये क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि हम स्टार्ट करते हैं हम लोग मटेरियल परचेज प्रोसीजर से। हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है, मटेरियल परचेज प्रोसीजर, कि मटेरियल को परचेज करने का क्या प्रोसीजर होता है। क्या मटेरियल को परचेज करने का प्रोसीजर होता है? हाँ भैया होता है। क्या होता है, मान लो घर में हम लोगों को सब्जी लाना है। क्या लाना है? सब्जी लाना है। कैसे लाएंगे सब्जी? क्या दुकान से लेके आ जाएंगे? नहीं, सबसे पहले मम्मी सोचेगी कि खाना क्या बनाना है, ठीक है। अब मम्मी को पता चल गया कि मेरे को इस तरह का सब्जी बनाना है। अब तुमको आके मम्मी बोलेगी बेटा हमको ये बनाना है, जाओ दुकान जाओगे तुम, 4-5 दुकान में जाके वो सामान खोजोगे। वो सामान खोजने के बाद सबका अलग अलग दाम होगा, तुमको जो सबसे सस्ता मिलेगा वो तुम परचेज करोगे, फिर लेके आओगे, मम्मी को दोगे। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। उसी तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हब जब मटेरियल परचेज करता है तो एक प्रोसीजर से परचेज करता है, ठीक है। वही प्रोसीजर हम लोग अभी देखेंगे। तो मटेरियल परचेज प्रोसीजर स्टार्ट कहां से होता है? मम्मी सबसे पहले क्या की, सोची कि क्या बनाना है। वैसे ही एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, इसका काम है सोचना, प्लान करना। प्लानिंग डिपार्टमेंट, या फिर इसी को यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि मेरे को किस तरह का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। वो लोग सोच लिया कि किस तरह का प्रोडक्ट को हम लोग को मैन्युफैक्चर करना है। लेट्स से वो लोग सोचा कि हमको कंप्यूटर बनाना है। क्या बनाना है? कंप्यूटर बनाना है। तो कंप्यूटर बनाने के लिए जिस जिस सामान का जरूरत होगा वो एक बिल्स ऑफ मटेरियल बोल के बिल बनाएगा। क्या करेगा? बिल्स ऑफ मटेरियल इशू करेगा। किसको इशू करेगा? जो बनाएगा। कि कौन बनाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो तैयार कर रहा है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान किया कंप्यूटर बनाना है। अब वो बिल्स ऑफ मटेरियल दिया किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है? बिल्स ऑफ मटेरियल एक तरह का बिल होता है या फिर एक तरह का लिस्ट होता है जिसमें अलग अलग सामान लिखा रहता है जो मेरे को प्रोडक्ट बनाने में लगेगा, ठीक है। बिल्स ऑफ मटेरियल में लिखा हुआ है कि भैया मेरे को कंप्यूटर बनाने के मदरबोर्ड लगेगा, रैम लगेगा, फिर अलग अलग तरह का चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर बनाने के लिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट ये बिल्स ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया कि तुमको ये जब तैयार करना है तो ये सामान लगेगा, ठीक है, मंगा लो।
अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो एक मटेरियल रिक्विजिशन निकालेगा। क्या देगा, मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन किसको देगा भैया, यहां पे हम लोगों का यहां स्टोर है, एक स्टोर। स्टोर का मतलब क्या होता है, मतलब जो मेरा फैक्ट्री में जहां सामान बन रहा है उसी के बगल में, या कभी कभी फैक्ट्री में ही हम लोगों का गोडाउन होता है। क्या होता है, गोडाउन होता है, जहां पे मेरा सामान सब रखा रहता है। ठीक है, वैसे ही स्टोर है जहां पे मेरा सामान रखा रहता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन करता है स्टोर में। स्टोर में एक चिंटू बैठा हुआ है, ठीक है, उस चिंटू के पास ये मटेरियल रिक्विजिशन आया। ठीक है, चिंटू के पास मटेरियल रिक्विजिशन आया। अब ये चिंटू मटेरियल रिक्विजिशन खोल के देखा कि भैया इसमें ये लगेगा। ठीक है, चिंटू देखा कि भैया मेरा स्टोर में जो आप लोग जो 10 लेट्स से 10 इसमें मटेरियल लिखा हुआ है, बोला भैया 10 में तो हम लोग के पास 5 ही है। तो क्या किया जाएगा, ये चिंटू बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट को। क्या करेगा, अब ये चिंटू जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, यहां पे जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, तो स्टोर वाला चिंटू क्या किया, परचेज डिपार्टमेंट के पास गया। परचेज डिपार्टमेंट के पास जाके बोला कि भैया मेरे पास ना कुछ तो सामान पड़ा हुआ है, कुछ सामान आपको लाना है, कुछ सामान तो मेरे पास पड़ा हुआ है, कुछ सामान आपको लाना है। ठीक है, तो ये ऐसे तो चिंटू जाके ऐसे दौड़ दौड़ के नहीं बोलेगा, क्या करेगा, हर काम एक पेज, मतलब हर काम एक फॉर्मल वे में होता है। तो यहां पे वो भेजेगा परचेज रिक्विजिशन। क्या भेजेगा, परचेज रिक्विजिशन। स्टोर वाला चिंटू परचेज रिक्विजिशन भेजा परचेज डिपार्टमेंट को। ठीक है, कि भैया परचेज डिपार्टमेंट ये लो, ये तुम्हारे पास हम रिक्विजिशन भेजे, इसके हिसाब से तुम परचेज कर लो। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट सबसे पहले एज पर परचेज रिक्विजिशन वो टेंडर डालेगा। क्या करेगा, सबसे पहले टेंडर डालेगा। ठीक है, लेट्स यहीं पे लिखते ना, टेंडर डालेगा। टेंडर क्या डालेगा कि भैया हमको ये सामान का जरूरत है, किसको ये बेचने में इंटरेस्ट है, देख लो। वो टेंडर भेज दिया। ठीक है, टेंडर भेजने के बाद सप्लायर को, अलग अलग सप्लायर के पास वो गया टेंडर, है ना, अलग अलग सप्लायर के पास टेंडर गया। मतलब टेंडर का और एक मीनिंग होता है प्रपोजल फॉर परचेज, मतलब हम लोग परचेज के लिए प्रपोजल की कि भैया मेरे को सामान खरीदना है, देखो जो जो बेचने के लिए इंटरेस्ट है भेजो अपना कोटेशन। तो इसके बाद सप्लायर क्या करता है, सप्लायर फिर परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशन भेजता है। क्या भेजा, कोटेशन। पहले परचेज डिपार्टमेंट टेंडर भेजा सप्लायर को। टेंडर मतलब भैया हम लोगों को खरीदना है, तुम लोग कौन कौन बेचता है देख लो, मेरे को ये इतना सामान चाहिए, तुम लोग क्या क्या दाम पे देगा बताओ। तो ये टेंडर भेजे। सप्लायर जो है परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशन भेजा, सब अपना अपना भेजा कि भैया हम इस तरह का सामान बेचते हैं, मेरे पास इस क्वालिटी का सामान है, इतना प्राइस में हम दे पाएंगे। ठीक है, कोटेशन भेजा। अब ये कोटेशन भेजने के बाद परचेज डिपार्टमेंट एक सप्लायर को फिक्स करेगा, मतलब उसको जो पोसाएगा, मतलब क्वालिटी देखेगा, प्राइस देखेगा, सब कुछ देखने के बाद वो उसको जो पोसाएगा, उसको जो अच्छा लगेगा। याद रखना कभी भी सस्ता मतलब वही सामान नहीं खरीदेगा, वो देखेगा कि उसको जो क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है, उसका जो दाम, जो बजट है, उसमें कौन सा फिट आ रहा है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, परचेज करेगा। वो क्या करेगा, परचेज करेगा। क्या लगता है यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो जाएगा क्या, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर से परचेज कर लिया, नहीं ना, अभी तो परचेज किया है, मतलब ऑर्डर डाल दिया कि भैया हमको परचेज करना है तुमसे। एक सप्लायर को फिक्स कर लिया, सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया कि भैया हम तुमसे सामान खरीद रहे हैं, उसको बोलेगा हम तुमसे खरीद रहे हैं। तो भैया बोलेगा खरीद तो रहे हैं, तो क्या बात कर लेते हैं पैसा वैसा का, बोला ठीक है भेजो। तो सप्लाई, अच्छा पैसा का बात किससे करेगा, परचेज डिपार्टमेंट का काम सिर्फ परचेज करना होता है,
पैसा का बात वो नहीं करता, पैसा का बात कौन करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या फिर कॉस्ट डिपार्टमेंट, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या कॉस्ट डिपार्टमेंट मतलब जो पैसा का देखरेख करता है। सप्लायर, अब परचेज डिपार्टमेंट बोल दिया सप्लायर को, भैया हम लोग तो खरीद रहे। अब सप्लायर क्या करेगा? सबसे पहले एक परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा। क्या भेजेगा? परफॉर्मा इनवॉइस। ये परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इनवॉइस का मतलब बिल, जिसमें कि हम लोगों का प्राइस लिखा रहता है, कितना सामान हम लोग दे रहे हैं, इतना प्राइस पे दे रहे हैं, उसके बाद जो भी जीएसटी टैक्स वैक्स वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, मतलब एक तरह का बिल। तो परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब होता है इनवॉइस का परफॉर्मा, मतलब इस तरह का इनवॉइस आपको जाने वाला है। मतलब इसको अगर सिंपल भाषा में बोले तो डुप्लीकेट इनवॉइस भेजा जाता है कि भैया इस तरह का आपके पास इनवॉइस जाएगा जिसमें कि इतना प्राइस होने वाला है। तो उस हिसाब से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा सप्लायर को। क्या करेगा? पेमेंट करेगा सप्लायर को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसको किया? सप्लायर को पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद अब सप्लायर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इनवॉइस भेजेगा, ओरिजिनल वाला, ठीक है। पहले क्या हुआ? सप्लायर परफॉर्मा इनवॉइस भेजा, उसके हिसाब से अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट किया सप्लायर को। अब सप्लायर को पेमेंट होने के बाद सप्लायर ओरिजिनल इनवॉइस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज दिया। अब इनवॉइस तो भेज दिया, सामान कहां भेजेगा? परचेज डिपार्टमेंट सामान नहीं लेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट सामान नहीं लेगा, तो सामान कहां पहुंचेगा? सामान पहुंचेगा स्टोर में। कहां पहुंचेगा? सामान पहुंचेगा स्टोर में। स्टोर में पहुंचेगा गुड्स विथ इनवॉइस। मतलब इस तरह से हम लोग बोलते हैं सप्लायर दो इनवॉइस काटता है। पहला तो इनवॉइस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजता है, दूसरा इनवॉइस स्टोर जहां पे सामान लेके जा रहा है उसके साथ भेजता है, और एक इनवॉइस सप्लायर खुद के पास रखता है, ठीक है। वो बात का बात है। यहां पे हम लोग देखेंगे कि सामान लेके जो आदमी बंदा स्टोर के पास गया उसके पास भी एक इनवॉइस होगा, ठीक है। अब ये इनवॉइस लेके स्टोर के पास चला गया, वहां पे हम लोगों का चिंटू तैनात खड़ा है एकदम सब कुछ लेके। वो चिंटू क्या करेगा? इनवॉइस से गुड्स मिलाएगा, इनवॉइस से गुड्स को मिलाएगा, जो उसके पास सामान आएगा। अगर मान लो वो नहीं मिलाता है, सामान को रख लेता है, कुछ भी फॉल्ट होगा तो हम किसको पकड़ेंगे? हम पकड़ेंगे चिंटू को। इसलिए चिंटू बहुत होशियारी से काम करेगा। क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा गुड्स जो हम लोग क्वालिटी मंगाए हैं, सबसे पहले देखेगा जितना मंगाए उतना आया कि नहीं, फिर देखेगा क्वालिटी जो है सही है कि नहीं। उसके बाद सब कुछ मिलाने के बाद वो एक गुड्स रिसीव्ड नोट भेजेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। गुड्स रिसीव्ड नोट। तो स्टोर डिपार्टमेंट को वो चिंटू गुड्स रिसीव्ड नोट बना के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेज देगा कि भैया ये हम लोग सामान इतना इतना हम लोगों के पास आया है, इतना सामान हम लोग रिसीव किए। अगर कोई एक्स्ट्रा सामान है या डैमेज सामान है जो कि हमको रिटर्न करना है, तो चिंटू वो भी बना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रिटर्न नोट। मतलब उसमें लिखा रहेगा कि कितना मटेरियल हम रिटर्न किए, ठीक है, कितना मटेरियल हम रिटर्न किए। और लास्ट में वो चिंटू अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ही भेजेगा मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है पूरा एक तरह से पूरा जो मटेरियल हम लोगों के पास आया है पहले कितना था उसका ब्यौरा, कि भैया मेरे पास पहले इतना मटेरियल था, अभी इतना आया है, टोटल मेरे पास इतना मटेरियल है, ठीक है। तो ये होता है मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। और ये पूरा जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है मटेरियल परचेज का, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर क्या है? मटेरियल परचेज का, ठीक है। एक बार शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान करता है, उसके बाद बिल्स ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी उसको मटेरियल लगता है उसका मटेरियल रिक्विजिशन देता है,
स्टोर में जो चिंटू बैठा हुआ है वो परचेज रिक्वेशन भेजता है परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट सबसे पहले टेंडर देता है सब अलग डिफरेंट सप्लायर को, वहां से डिफरेंट सप्लायर हम लोगों को कोटेशन भेजता है, मतलब परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशन भेजता है। उस कोटेशन के दम पे परचेज डिपार्टमेंट एक सप्लायर सेलेक्ट करता है और परचेज का ऑर्डर देता है। सप्लायर उसके बाद परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब डुप्लीकेट इनवॉइस। फिर उस इनवॉइस के हिसाब से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या कॉस्ट डिपार्टमेंट पेमेंट करता है सप्लायर को। सप्लायर को पेमेंट होने के बाद सप्लायर इनवॉइस भेजता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, साथ ही साथ गुड्स भेजता है विथ इनवॉइस स्टोर में जहां पे चिंटू खड़ा है। चिंटू खड़ा होकर हम लोग को क्या बोलेगा कि भैया हम लोग सामान रिसीव किए हैं, तो वो गुड्स रिसीव नोट भेजेगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। अगर कोई सामान रिटर्न हुआ है तो मटेरियल रिटर्न नोट भेजेगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, और साथ ही साथ मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट बना के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेज देगा। ये पूरा प्रोसीजर क्या है, मटेरियल परचेज प्रोसीजर। ठीक है, डन। चलो अब हम लोग देखेंगे मटेरियल नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो हम लोगों का प्रोसीजर खत्म हो गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे मटेरियल नीड एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, मटेरियल नीड एंड ऑर्गेनाइजेशन। समझना, हम लोग जो मटेरियल हम लोग परचेज किए, ठीक है, क्यों किए, बेसिकली हम लोग मटेरियल क्यों परचेज करते हैं, जब हम लोगों का जो स्टोर में जो मटेरियल खत्म होता है, जो यूज्ड हो चुका है, उसको भरने के लिए हम लोगों को परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है एनी परचेज ऑफ मटेरियल इज गाइडेड बाय फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो परचेज ऑफ मटेरियल होता है ये कुछ क्वेश्चन के द्वारा गाइड किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टू बी परचेज। हम लोगों का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अभी हम लोग जो चार्ट देखे उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक मटेरियल रिक्वेजिशन भेजता है, किसको, स्टोर वाला को। स्टोर वाला परचेज रिक्वेजिशन भेजता है परचेज डिपार्टमेंट को, तो उस रिक्वेजिशन के हिसाब से परचेज करना पड़ेगा परचेज डिपार्टमेंट को। भैया उसमें साफ साफ लिखा रहता है मेरे को किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए। तो जो राइट मटेरियल होता है वो क्वेश्चन का आंसर मेरे को खोजना है। मतलब व्हाट इज टू बी परचेज, राइट मटेरियल क्या है, मतलब जो उस रिक्वेजिशन में लिखा हुआ है, उस रिक्वेजिशन में लिखा हुआ है, उस वो जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस तरह का ही मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है। दूसरा होता है एट व्हाट पॉइंट द परचेज टू बी मेड, मतलब राइट टाइम टू परचेज। भैया किस टाइम पे हम लोग परचेज करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे को किस टाइम पे परचेज करना है। हम अभी बोले थे ना कि हम लोगों के पास 10 दिन, हम लोगों के पास 2 दिन का प्रोडक्ट है और सामान को आने में 3 दिन लगेगा। तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को एकदम किस टाइम पे किस टाइम पे परचेज करेंगे कि मेरा प्रोडक्शन हैम्पर ना हो, मेरा प्रोडक्शन रुके नहीं, मेरा प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज, कितना परचेज करें। ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो मेरे को स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगा। कम करेंगे तो बार बार फ्रीक्वेंट मेरे को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना करें। ठीक है, राइट क्वांटिटी टू बी परचेज, कितना हम लोगों को करना है। ठीक है, अगला है फ्रॉम हुम द परचेज आर टू बी मेड। अभी हम लोग देखें ना, डिफरेंट सप्लायर को हम लोग टेंडर भेजते हैं, उसके हिसाब से कोटेशन आता है, तो उसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं सप्लायर। तो बेस्ट सप्लायर कौन है, फ्रॉम हुम द परचेज आर टू बी मेड, मतलब हम लोगों को सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, कैसे हम लोग सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। हम लोग टेंडर भेजेंगे, वो कोटेशन भेजेगा, मेरा प्रोडक्ट, मेरे को जो जरूरत है, मेरा जो क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है, मेरा जो पैसा मेरे को देना पड़ रहा है, सब कुछ के हिसाब से हम एक सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है व्हाट शुड बी द परचेज प्राइस, मतलब हम लोग निगोशिएशन करते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, बहुत सारा तरीका होता है, हम लोग उस हिसाब से हम लोगों का जो भी परचेज प्राइस होता है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का है मटेरियल नीड या फिर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या पढ़े अभी तक, हम लोग स्टार्ट किया आज मटेरियल चैप्टर से। मटेरियल का एक तरह से बोलेंगे मटेरियल का इंट्रोडक्शन ही देखे। मटेरियल को हम लोगों के सिलेबस में 2 भागों में बांटा गया, एक परचेज ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। तो हम लोग अभी परचेज ऑफ मटेरियल देख रहे थे। हम लोग अभी किए मटेरियल किसको बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल प्रोसीजर और मटेरियल नीड्स। ठीक है, हम लोग इसके बाद कल के क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल परचेज देखेंगे। जब हम लोग मटेरियल परचेज करके लाएंगे स्टोर में, तो मेरे स्टोर में चिंटू है, वो जो सामान को रखा उसके दाम पे उसको लिखेगा,
क्योंकि उसमें बहुत सारा खर्चा ऐड करना होता है, वो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों तक भेजो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।